धमकीबाज, वर्चुअल पहलवान, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो ट्रंप के नाम के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। अब दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली लगने लगी हैं। इसकी एक वजह वीकेंड पर व्हाइट हाउस में ट्रंप की बड़ी बैठकें हैं, जिनके केंद्र में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट था। लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह गया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप और सुपर पावर अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन प्रश्न यही है कि आखिर ट्रंप ईरान पर हमले से पीछे क्यों हट रहे हैं? वो कौन सा डर है जो उन्हें ईरान पर हमला करने से रोक रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहली पोस्ट में ट्रंप ने एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसमें समंदर में अमेरिकी वायुसेना की एयर स्ट्राइक दिखाई गई है। हमले में ईरानी बोट तबाह होती नजर आ रही है। ट्रंप ने कैप्शन में लिखा है, अलविदा। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह सोचते रहे हैं। उनके लिए कोई भी डील या फैसला तब तक सही है जब तक उसमें फायदा हो। जंग को लंबा खींचने में अमेरिका का सिर्फ नुकसान होने वाला है। इसलिए ट्रंप के पीछे हटने की पहली बड़ी वजह आर्थिक है। ट्रंप का पूरा राजनीतिक आधार अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आधार पर टिका है। युद्ध इस नीति को सीधा नुकसान पहुंचाता है। युद्ध की वजह से हॉर्मुज़ ब्लॉक है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसका असर अमेरिकी जनता पर भी पड़ रहा है। युद्ध में रोजाना अरबों डॉलर पानी की तरह बहते हैं। ट्रंप हमेशा से अन्य देशों के विवादों में अमेरिकी पैसा बर्बाद करने के खिलाफ रहे हैं। अमेरिका पहले ही ईरान जंग में अरबों डॉलर का नुकसान झेल चुका है, जिसका सीधा असर भी अमेरिकी जनता पर ही पड़ने वाला है। तेल महंगा होने और जंग में खर्च से अमेरिका में महंगाई पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इतिहास बताता है कि अमेरिकी जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली। महंगाई की वजह से ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। जंग के पीछे हटने का दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक संकट है। ट्रंप के लिए जंग को खींचना एक बड़ा राजनीतिक सुसाइड नोट साबित हो सकता है। साल के अंत में मध्यावधि चुनाव है। जंग लंबी खींचने के ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर सकती है और ट्रंप जीत घोषित करके जंग खत्म करना चाहते हैं, ना कि वियतनाम जैसा लंबा युद्ध जो उन्हें मध्यावधि चुनाव करवा सकता है, जो हराने की तरफ उनके लक्षण दिख रहे हैं। एक तरफ चुनाव करीब है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप के अपने रिपब्लिकन खेमे में भी दो गुट बढ़ गए हैं। एक ट्रंप के साथ है, दूसरा विरोध में है। और अगर युद्ध से अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो ट्रंप के अपने ही साथी उनके खिलाफ खड़े होने लगेंगे। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा, हमारे सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। युद्ध और जंग दोनों मोर्चे संभाले जा रहे हैं। वहीं हबीबुल्लाह सैयारी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, सशस्त्र बल हर हालात के लिए तैयार हैं, देश की अखंडता के लिए कुछ भी करेंगे। जंग से पीछे हटने की एक बड़ी वजह सैन्य नुकसान भी है, जिसे एक छोटे से उदाहरण से आपको हम समझा देते हैं। MQ-9 रीपर अमेरिका का सर्विलांस और अटैक ड्रोन है। ईरान जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के पास ऐसे 165 ड्रोन थे। 40 दिन की जंग में 30 ड्रोन तबाह हो गए हैं। अब अमेरिका के पास 135 MQ-9 ड्रोन ही बचे हैं, जबकि इस ड्रोन फ्लीट में न्यूनतम 189 ड्रोन होने जरूरी हैं। एक MQ-9 ड्रोन की कीमत $3 करोड़ के आसपास है। फ्लीट पूरी करने के लिए अमेरिका को $162 करोड़ खर्च करने होंगे। ये सिर्फ MQ-9 ड्रोन की बात है। अमेरिका ने पेट्रियट, टॉमाहॉक जैसी मिसाइलों का बड़ा जखीरा जंग में खर्च कर दिया है, जिसमें उसकी लागत जो है उसे भरने में कई अरब डॉलर लग सकते हैं। एक तरफ अमेरिकी सैन्य भंडार कमजोर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना शक्ति संचार में जुटी है। हमले के बावजूद ईरान पूरी तरह टूटा नहीं है। प्रॉक्सी अभी भी सक्रिय हैं। अगर जंग होती है तो प्रॉक्सी इस बार पहले से ज्यादा सक्रिय होंगे, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक तरफ प्रॉक्सी नेटवर्क मजबूत है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं, जिन पर मिसाइल हमला कर अमेरिका ने बंद कर दिया था। यानी ईरान पहले जितनी क्षमता से ही अमेरिकी बेस और उसके मित्र देशों पर हमले कर सकता है। ईरान सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही मजबूत नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद देश में राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी है। पूरा देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़ा है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने ट्रंप से हज तक हमले रोकने के लिए कहा है। ईरान ने युद्ध में शानदार रणनीति बनाई और अमेरिकी एयर डिफेंस को खाली कर दिया। ईरान की नीति का ही नतीजा है कि अमेरिका के पास हथियारों की किल्लत है, लेकिन ईरान के पास हथियारों का भरपूर भंडार है। अब तेल निर्यात को लेकर भी ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है कि अमेरिका का अरबों डॉलर नाकेबंदी पर खर्च हो जाएगा, लेकिन ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे सीक्रेट रूट हैं जिसके बारे में दुनिया को पता तक नहीं है। दावा है कि हॉर्मुज़ बंद रहते हुए भी ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा।
क्या है ईरान की प्लानिंग और कितने सीक्रेट रूट हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ईरान की रणनीति एक बार फिर अमेरिकी प्लान पर हावी नजर आ रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके तेल निर्यात का प्लान भी तैयार है। राष्ट्रपति पेजेशकियान के सलाहकार ने एक सीक्रेट रूट होने का दावा किया है। सलाहकार अगापुर ने चुनौती दी है कि दबाव और प्रतिबंध बेकार साबित होंगे। ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने की ताकत किसी देश में नहीं है। अब सवाल है कि क्या ईरान को तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज पार जाने की जरूरत नहीं? क्या हॉर्मुज के करीब अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान चकमा दे सकता है? ईरान अमेरिका के अरबों डॉलर के प्लान पर पानी फेरने जा रहा है। ईरान ने तेल निर्यात को लेकर वर्षों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका से प्रतिबंध के बाद से ईरान में कई पाइपलाइन का निर्माण हुआ। ईरान ने हॉर्मुज पर निर्भरता खत्म करने का अभियान भी 2021 में शुरू कर दिया था। इसकी क्षमता 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसकी 2024-2025 में टेस्ट लोडिंग की गई थी। इस लाइन से अमेरिकी नाकाबंदी पास हो सकती है। ईरान के सीक्रेट तेल निर्यात रूट में सबसे बड़ी भूमिका इसी गोरेह पाइपलाइन की हो सकती है। ईरान ने गोरेह इलाके के पाइपलाइन को बनाया है और इसे बंदरे बुशर जैसे अहम ठिकानों से होते हुए बंदरे अब्बास को पार करते हुए और बंदरे जास तक इसे पहुंचाया है। इसी जास्क पाइपलाइन के जरिए बड़ा खेल हो सकता है। ये 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिससे प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल सप्लाई हो सकता है। देखिए, जास्क बंदरगाह हॉर्मुज से आगे है और ओमान की खाड़ी के सामने की तरफ है। मैप के जरिए आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, जबकि अमेरिकी नाकाबंदी हॉर्मुज रूट पर है। ईरान जास्क पोर्ट से बड़ी आसानी से पाकिस्तान में तेल सप्लाई कर सकता है और ईरानी तेल कराची तक पहुंच सकता है। अब यहां से पाकिस्तान का रेल रूट है जिसके जरिए कराची पोर्ट से ईरान का तेल पाकिस्तान के रावलपिंडी तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी के बाद सड़क रूट से तेल आगे जा सकता है। काराकोरम हाईवे के जरिए ईरान का तेल खंजेराब पास को पार करते हुए चीन में जाएगा और शिनजियांग के काशगर तक ईरान का तेल आसानी से पहुंच जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच रेल रूट भी है। तुर्की के इस्तांबुल से शुरू होने वाली रेल लाइन अंकारा होते हुए ईरान के तेहरान तक आती है और फिर आगे पाकिस्तान में जाती है। लेकिन इस रेल रूट को लेकर एक बड़ी दिक्कत भी है। दरअसल पाकिस्तान की रेलवे ट्रैक का साइज और ईरान की ट्रैक साइज दोनों अलग है। इसीलिए ईरान से आ रही ट्रेन पाकिस्तान की सीमा तक आती है, फिर सामानों की शिफ्टिंग पाकिस्तान की ट्रेन में होती है। अब ईरान की ट्रेन पाकिस्तानी ट्रेन से सामान लेकर वापस लौट जाती है। अब यहाँ तेल की शिफ्टिंग का सिस्टम बनाना होगा, तभी ये रूट ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। कि ईरान यूरेनियम को लेकर अमेरिका की बात मान सकता है। ट्रंप भी सोशल मीडिया पर जल्द शांति समझौते का दावा कर चुके हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जल्द समझौते पर कोई बयान नहीं आया। सोमवार को पाकिस्तान के लिए गैस ले जाने वाला टैंकर हॉर्मुज के पार नजर आया। टैंकर कतर के रास लाफान से एलएनजी लोड करके निकला है। कतर के रास लाफान से गैस लेकर चीन का भी एक टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। अबू धाबी के एक तेल टैंकर ने भी हॉर्मुज को पार कर लिया है। ईरान के सीक्रेट तेल निर्यात रूट में सबसे बड़ी भूमिका इसी गोरेह पाइपलाइन की हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। ईरान ने गोरेह इलाके से पाइपलाइन बनाई थी। ये बंदरे बुशर जैसे अहम ठिकानों से होती हुई बंदरे अब्बास को पार करती है और बंदरे जास्क तक जाती है और इसी जास्क पाइपलाइन के जरिए बड़ा खेल हो सकता है। अब आप समझेंगे कि ये बड़ा खेल कैसा होता है, तो इसको हम डिटेल में बताते हैं। लेकिन इस बीच आपने जो रिपोर्ट देखी उसके बिना पर एक आगे की डिटेल आपको दिखाते हैं। दावा यह है कि चीन से ईरान को हथियार सप्लाई हो रही है। चीन के काशगर से तेहरान वाया अफगानिस्तान रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। इसके लिए काशगर से पहले 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से किर्गिस्तान के बिश्केक के रूट का इस्तेमाल होता है। अब इस रूट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है और किस तरह आगे बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं, उसके मुताबिक देखिए, किर्गिस्तान बॉर्डर से 1000 किलोमीटर रेल मार्ग में से उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा तक का ये पूरा कनेक्शन वाला रूट है। इस रूट को हम दिखा रहे हैं कि ये कनेक्शन कहां से कहां होकर जाता है, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर हम इस रूट का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सेरास्क में रेल और सड़क मार्ग से 700 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है।
और ये रूट देखिए, ये थोड़ा लंबा है और किस तरह इस रूट को तय करने के बाद आगे सड़क मार्ग से हथियार अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, जहां हेरात के तोरगुंडी बॉर्डर से आगे इसे भेजा जाता है। इस दौरान अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पार करते हुए मशहद पहुंचते हैं ये, और आगे 900 किलोमीटर का सफर करके तेहरान की मिसाइल सिटी पहुंचाए जाते हैं। इसी रूट से ईरान चीन तक अपना तेल भी पहुंचा सकता है। ईरान के पास कैस्पियन का रास्ता भी है, जहां रूस उसका सबसे बड़ा मददगार है। ईरान रूस के जरिए भी अपना तेल व्यापार कर सकता है। यहाँ रूस कजाकिस्तान रूट से तेल जा सकता है, और भी कई विकल्प हैं जिसमें पुतिन की मदद से तय किया जा सकता है कि आगे इन विकल्पों पर कैसे काम करना है। ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति इस कदर उलझ गई है कि अब दावों और बयानों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं, दोनों पक्ष कई बिंदुओं पर सहमत हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ पल भर में ही चेतावनी जारी हो जाती है। लेकिन ईरान की तरफ जारी होने वाले बयान ये बताते हैं कि इस कूटनीतिक संवाद में कुछ तो कमी हमेशा ही रह जाती है। आखिर कहां रह जाती है कमी, और कैसे बनता है कूटनीतिक संवाद से भ्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि ओबामा ने ईरान से जो परमाणु समझौता किया, वो समझौता इतिहास का सबसे बुरा सौदा था। इसी समझौते ने ईरान को परमाणु बम का रास्ता दिखाया, लेकिन हमारा समझौता इससे बिल्कुल विपरीत है। जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं होते, नाकाबंदी जारी रहेगी। स्नीम न्यूज के अनुसार यूएस को समृद्ध यूरेनियम सौंपने का दावा झूठा है। ईरान HEU भंडार सौंपने पर सहमत नहीं है। अमेरिका खुद वार्ता में बाधा डाल रहा है। जब तक संपत्ति रिलीज होने का पहला चरण शुरू नहीं होगा, ईरान लाल रेखा से पीछे नहीं हटेगा। डील कहां लटकी है, इसे ट्रंप के 60 दिन के ट्रैप प्लान से आप समझिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान को यूरेनियम सौंपना पड़ेगा, लेकिन ईरान ने इस मांग को फिर नकार दिया। ट्रंप का दावा है कि अगर यूरेनियम सौंपा जाता है तो फ्रीज संपत्ति रिलीज करने का पहला चरण शुरू होगा, लेकिन ईरान इस दावे में पहले संपत्ति रिलीज करने की स्थिति पर सहमति दे रहा है। ट्रंप ने यूरेनियम संवर्धन रोकने की भी शर्त रखी है, जिस पर ईरान कह रहा है कि संभव है, लेकिन वर्ष कम होने चाहिए। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान सिर्फ उनकी शर्तों पर झुके, ईरान शर्त ना थोपे, यानी यूरेनियम मिलेगा तभी फ्रीज संपत्ति रिलीज होगी। अब पेच यह है कि ट्रंप चाहते हैं कि यूरेनियम पर समझौता होना चाहिए, लेकिन ईरान ने यूरेनियम पर समझौते से मना कर दिया है। मुस्तफा खामनेई एक ऐसे गुप्त बंकर में छिपे हैं जिन्हें तलाशने में अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी नाकाम हैं। ना तो उन्हें कोई सैटेलाइट ट्रैक कर पा रहा है, ना ही उनके इंटरनेट इस्तेमाल की कोई जानकारी मिल रही। यूएस ईरान की डील फाइनल न होने का सबसे बड़ा कारण है संवाद में देरी, क्योंकि ईरान की तरफ संवाद मुज्तबा खामेनेई संदेश के माध्यम है, और फिर से संदेश एक संदेशवाहक यानी IRGC के चीफ अहमद वाहिदी आगे पहुंचाते हैं। दावा है कि ये संदेश राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के पास पहुंचता है, और फिर वो अपने वार्ताकाल दल को मुज्तबा का संदेश देते हैं। यही संदेश ईरान के वार्ताकार मध्यस्थ पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं, और पाकिस्तान ये संदेश अमेरिकी वार्ताकार दल तक पहुंचाता है। ठीक ऐसे ही अमेरिका जो संदेश देता है, वो इसी क्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचता है, जिससे वार्ता में देरी होती है, और मुमकिन है कि जो फैसला लिया जाता है वो भी ईरान अमेरिका तक साफ नहीं पहुंचता। इसीलिए डील अब तक अटकी है। ईरान ने फ्रीज संपत्ति रिलीज करने की मांग की है, जिसके बदले हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाई जा सकेंगी। दावा यह भी है कि ईरान बिना टोल जहाज भी गुजरने देगा। साल 2026 की शुरुआत में जिस ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने हमलों की शुरुआत की थी, क्या वही अब हमले जो है अब ईरान के लिए परमाणु परीक्षण का अंतिम बहाना बनने वाले हैं। परमाणु अप्रसार संधि से निकलने की बात कहकर ईरान ने खुद के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर लिया है। क्या इस NPT रास्ते के जरिए ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है? इस रिपोर्ट में जानिए। बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ 2 देश, रूस और चीन जानते हैं। IAEA को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया है। IAEA की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम है। अगर वो इसे और रिफाइन कर ले तो उससे 10 से 12 परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार हो सकता है। परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम को बम के स्तर तक लाने में लगने वाला समय अब कुछ हफ्तों का रह गया है।
नतांज और फोर्डो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी सारा यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। इजराइल के स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मशीनों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 ने यह ऑपरेशन किया था। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया, जिससे ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ 72 घंटे में एक नैपकिन के पीछे लिखकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 24 घंटे में अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। 24 से 25 मई की देर रात शुरू हुए हमले सुबह तक जारी रहे। 25 मई की सुबह तक कीव का आसमान मिसाइलों की गरज से गूंजता रहा। धरती धमाकों से कांपती रही। ड्रोन के इंजन की आवाज कीव के अलग अलग इलाकों में सुनाई गई। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। कई रिहायशी इमारतों में धमाके से आग लग गई। रूस ने 22 मई को ही कहा था कि लुहांस्क हमले के बदले की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये उसी का प्रतिशोध है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस ने 90 मिसाइल और 600 ड्रोन हमले किए हैं। कीव के हर जिले पर रूस ने हमले किए हैं। सरकारी इमारतों और दूतावास वाले सेंट्रल कीव के इलाके में भी इस बार हमले किए गए हैं। अल्बानियाई राजदूत के घर को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही कीव के चेर्नोबिल म्यूजियम को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने जानबूझकर एक शव यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बनाया। रूस के ड्रोन हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए। लुहांस्क इस समय रूस के नियंत्रण में है। लुहांस्क पर हुए हमले पर यूक्रेन ने कहा था कि सैन्य ठिकाने पर हमले किए गए हैं। रूस के दावे को गलत करार दिया था, लेकिन रूस ने अब मारे गए छात्रों की तस्वीरें भी जारी कर दी। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार था, लेकिन ट्रंप काल में यूक्रेन के ऊपर से अमेरिका का हाथ हट गया। इसके बाद नेटो ने रूस को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और यूक्रेन की मदद जारी रखी। लेकिन अब नेटो में भी फूट नजर आ रही है। यूक्रेन पर खर्च को लेकर नेटो महासचिव ने जो प्रस्ताव बनाया था, उसे मानने से 5 बड़े देशों ने मना कर दिया है। इसमें यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। यूक्रेन अब रूस से युद्ध में और कमजोर हो जाएगा। वजह यूक्रेन को मिल रही मदद में बड़ी कटौती है। यूक्रेन के लिए नाटो महासचिव ने प्लान बनाया था। सभी देशों को जीडीपी का 0.25% यूक्रेन पर खर्च करना था। नाटो के 5 सदस्य देशों यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली और कनाडा ने उस योजना का विरोध किया है जिसमें सदस्य देशों को यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के रूप में अपने जीडीपी का 0.25% खर्च करना था। रूसी सेना के कई वाहन नष्ट कर दिए गए। रूसी रडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया।